नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। आज से हम लोग मॉड्यूल 6 व्यवसायिक वित्त प्रारंभ करने वाले हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कोई भी व्यवसायिक संगठन अपने लिए पैसे का इंतजाम कर अपने लिए का मतलब अपने जो व्यवसाय है उसको चलाने के लिए। क्योंकि कोई भी छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो या कोई बहुत उससे भी बड़े कोई उद्योग हो, सबको अपने को चलाने के लिए अपनी सारी जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए, चाहे वो दिन प्रतिदिन की क्रिया हो या फिर कभी एक बार जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन लगानी हो जो कि कई सालों तक चलती है, उसको लगाने के लिए मतलब हर कदम कदम पर उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उनको धन की आवश्यकता पड़ती है और इस धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो किस प्रकार के कदम उठाते हैं, किस प्रकार से वो धन इकट्ठा करते हैं, चाहे वो शेयर्स के माध्यम से हो या लोन के माध्यम से हो, मतलब इक्विटी हो चाहे डेट हो, ठीक है ना, चाहे अंश पूंजी हो चाहे ऋण हो। तो ये चीजें हम इस मॉड्यूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्ट 15 जिसका शीर्षक है व्यवसाय का वित्तीयन। ठीक है, तो इसमें हम व्यवसाय के वित्तीयन के बारे में, व्यवसाय की फाइनेंसिंग के बारे में जानेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्यवसायिक वित्त की। तो आपने जो देखा होगा, आपने मान लीजिए एक डॉक्टर का एक चिकित्सालय आप देखें, भले ही एक दुकानदार की छोटी दुकान, किराने वाले की दुकान देखें, एक दर्जी की दुकान देखें, तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पेशे या व्यवसाय के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इन सब लोगों को क्या है, जैसे डॉक्टर को अपना चिकित्सालय चलाने के लिए, जो अपना हॉस्पिटल है उसको चलाने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, फर्नीचर हैं, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही दुकानदार को, जो किराने का दुकानदार है, उसको सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जो वो सामान बेचेगा। एक दर्जी को अपने काम के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, सिलाई सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, धागे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबको कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो इन चीजों को खरीदने के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ती है और ये जो आवश्यक धनराशि है वो कहाँ से एकत्र करते हैं। ठीक है ना। ये बात हम व्यवसायिक वित्त के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो प्रत्येक व्यवसाय को प्रारंभ करने और चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है और किसी भी क्रिया के लिए जो धन चाहिए होता है उसे वित्त कहते हैं। मतलब आपको जो पैसा चाहिए उसको आप फाइनेंस बोलते हैं, वित्त बोलते हैं। ठीक है ना। जो कोई भी क्रिया आप करने जा रहे हैं उसको करने के लिए जो धन आपकी आवश्यकता आपको होती है वो वित्त कहलाता है। और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो धन आवश्यक होता है और साथ साथ आवश्यक धन और उसको प्राप्त करने के तरीके जो हैं उनको व्यवसायिक वित्त कहा जाता है। ठीक है ना। भले ही वो प्राप्त करने का तरीका लोन के माध्यम से हो या फिर अंश पूंजी के माध्यम से हो या ऋण पत्रों के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, वो सब जो तरीका है वो व्यवसायिक वित्त कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। इसमें धन प्राप्ति एवं उसका उपयोग सम्मिलित है। ठीक है ना। मतलब धन की प्राप्ति भी और धन का उपयोग भी, दोनों चीजें शामिल हैं, जिससे व्यवसायिक फर्म या जो कंपनी है वो अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से चला सकने में समर्थ होगी। कई बार अगर पैसे की अगर कमी होती है तो कई सारी फैक्ट्रियां या जो व्यवसायिक फर्म है वो बंद भी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो उनको अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक ठीक ढंग से चलाने के लिए, प्रभावी रूप से चलाने के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये जो पैसे की आवश्यकता हम कह रहे हैं जो पड़ती है किसी भी बिजनेस को, वो किस किस रीजन से पड़ सकती है। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करनी है। स्थायी संपत्ति का मतलब होता है जैसे भूमि, जमीन या मकान या फर्नीचर या मशीन, इन सब की अगर आवश्यकता है तो इन संपत्तियों को क्रय करने के लिए उनको बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता किसी भी व्यावसायिक संगठन को पड़ती है। ठीक है ना। ऐसे ही दैनिक व्यय के भुगतान के लिए भी उनको आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि आपको सैलरी देनी है, हो सकता है कुछ आपके डेली वाले वर्कर्स हों जो कि आपने डेली बेसिस पे रखे हों, तो उनको देने के लिए, या फिर जैसे आपको कच्चे माल का क्रय करना है, कच्चा माल खरीदना है, या फिर आपको टैक्स देना है, या फिर आपको किराए का भुगतान करना है, टेलीफोन का बिल देना है, बिजली का बिल देना है। ठीक है, तो इन सब के भुगतान के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से डेली का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए भी आपको भुगतान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता है। फिर व्यवसाय के विकास की बात आती है। मान लीजिए आप अपना जो व्यवसाय है जो अभी एस्टेब्लिश्ड है उसको बड़ा करना चाह रहे हैं, उसका विस्तार करना चाह रहे हैं। एक फैक्ट्री आपकी अभी यहाँ पर चल रही है जिसमें मान लीजिए 10 मशीनें आपने लगा रखी हैं। ऐसे ही 10 मशीनें आप दूसरी एक फैक्ट्री लगाकर उसमें लगाना चाह रहे हैं, या फिर इसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ही 10 मशीनें और लगाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको व्यवसाय के विस्तार के लिए और उसमें नए प्रकार के व्यवसायों का समावेश करने के लिए, ऐसे व्यवसायिक विकास के लिए आपको अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो दो केसेस हैं, व्यवसाय का विकास और स्थायी संपत्ति का क्रय, इसमें आपको ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही उत्पादन एवं बिक्री के समय अंतराल की पूर्ति, ये क्या होता है, आप पे जब प्रोडक्शन आप करते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में जो सामान बना रहे हैं उसको बेचने के लिए आपको मार्केट में भेजना पड़ता है। तो जब आप उसको बेचने के लिए मार्केट में भेजते हैं तो आपको तुरंत पैसा प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है ना, आपको पैसा तुरंत नहीं मिल जाता। तो जो आपने पैसा लगाया है उत्पादन में वो आपको तब मिलेगा जबकि आपका माल बिक जाएगा और दुकानदार आपको आपका जो हिस्सा है या जितनी कॉस्ट है आपकी वो वापस करेगा। ठीक है ना। तो उत्पादन और बिक्री के समय में एक डिफरेंस होता है, अंतराल होता है। जैसे ही उत्पादन होता है तुरंत माल उसी समय नहीं बिक जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आप बिक्री करते हैं, और जब आपका जो दुकानदार है जो बिक्री कर रहा है, हो सकता है जो जिस ग्राहक को वो बेच रहा है वो भी उसको पैसे तुरंत ना दे। ठीक है ना। तो बिक्री और रोकड़ वसूली मतलब कैश कलेक्शन में भी डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस होता है। इस समय में निरंतर व्यय भी होते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक आपका पैसा ग्राहक से होते हुए ग्राहक के माध्यम से फिर आप वो दुकानदार के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप कोई खर्चा ही नहीं करोगे। आपके खर्चे तो चलते रहेंगे क्योंकि आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इन सभी खर्चों के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशंस हो जाएं, क्योंकि व्यवसाय में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनकी पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मान लीजिए आप जो है एक 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 मैन्युफैक्चरर से जो कुछ सामान बना रहा है, कुछ समय पश्चात आप ये देखते हैं, आप मैन्युफैक्चरर आप ये देख रहे हैं कि हो सकता है जो कच्चा माल आप उपयोग में ला रहे हैं उसकी कुछ दिनों के बाद कमी हो जाए, मार्केट में वो जो कच्चा माल है वो मिलना ही बंद हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप उसी समय बड़ी मात्रा में कच्चे माल के अपने यहाँ भंडारण कर लोगे, स्टोरेज कर लोगे। तो इसलिए आपको एकदम इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी, और ये आप तभी कर पाओगे जबकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते ऐसा, आप माल नहीं उठा सकते बाजार से। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे अंत में है व्यवसायिक अवसरों के लाभ के लिए। तो कई बार आपके सामने ऐसे व्यवसायिक अवसर आते हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपकी कंपनी कोई टेंडर डालना चाह रही है। ठीक है ना। और उसके टेंडर को डालने के लिए यानी कि काम लेने के लिए आपको कुछ पैसा टेंडर की फीस में देना पड़ता है। तो उसके लिए आप जब एप्लीकेशन डालते हैं टेंडर के लिए तो आपको कुछ आवश्यक धनराशि भी जमा करनी पड़ती है। तो जब अगर आपके पास धनराशि नहीं होगी तो आप टेंडर नहीं डाल पाएंगे और नया काम आपको नहीं मिलेगा, यानी कि एक अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे व्यावसायिक अवसरों का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है। ये तो बात हो गई व्यवसायिक वित्त की और व्यवसायिक वित्त की आवश्यकता की। अब हम बात करेंगे कि व्यवसायिक वित्त का क्या महत्व है, व्यवसायिक वित्त महत्वपूर्ण क्यों है।
तो जो व्यावसायिक वित्त है वो प्रत्येक व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है पैसा, ठीक है ना। और इसको आप व्यवसाय की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। अगर किसी भी कारण से पैसे की कुछ कमी आपके सामने आ जाए, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो पैसा अपने आप में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देता है और उसके कारण कई बार व्यवसाय को बंद भी करना पड़ जाता है। तो इसलिए पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व किसी भी व्यवसाय को चलाने में है, ठीक है ना। तो जो व्यावसायिक वित्त का महत्व अगर हम समझना चाहें तो इन कुछ बातों से समझ सकते हैं। जैसे आजकल की जो जमाना है, आजकल की जो व्यवसाय चलते हैं वो बड़े पैमाने पर चलते हैं और बड़े पैमाने पर चलने की वजह से उनकी जो फंक्शनैलिटी है, उनकी जो क्रियाएं हैं वो भी बड़े पैमाने की होती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल विश्व बहुत छोटा सा हो गया है, एक आप कह सकते हैं ग्लोबल विलेज टाइप का हो गया है। तो और विश्व एक बहुत बड़ा बाजार आप लोगों के लिए देता है, एक देश में बना हुआ माल दूसरे देश में जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो कंपटीशन है केवल अपने देश के व्यापारियों से नहीं रह गया है, आपका कंपटीशन पूरे विश्व के व्यापारियों से है। तो ऐसे में आपको अपनी क्रियाओं को बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए व्यावसायिक जगत में अगर आपको बना रहना है, अधिक समय तक बना रहना है, तो उसके लिए व्यवसायी को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं की परिधि का विस्तार करना होगा और काम को बड़े पैमाने पर करना होगा, ठीक है ना। तो व्यवसाय के जो ये विस्तार आप करेंगे उसके लिए हमेशा आपको अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरी बात है आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप लोग व्यवसाय के लिए आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। वो भले ही आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हों, लागत को कम कर रहे हों या अच्छे से अच्छे उत्पाद का निर्माण कर रहे हों ताकि आपकी मांग, बाजार की जो मांग है वो बनी रहे। कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी, आपको कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा, आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें लेटेस्ट मशीनें होनी चाहिए। आधुनिक मशीनें, उपकरण और यंत्रों का प्रयोग आपके लिए आवश्यक है, ठीक है ना। अतः विश्व के बाजार में चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, आधुनिक प्रौद्योगिकी आप कैसे लेंगे, पैसे के माध्यम से लेंगे और बहुत महंगा आपको शुरू में जो नई टेक्नोलॉजी है वो पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अगला है विक्रय संवर्धन, मतलब सेल्स का जो आप बिक्री करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत जगह जगह पे विज्ञापन देने पड़ते हैं या फिर हो सकता है पर्सनल सेलिंग की यानी कि व्यक्तिगत बिक्री की आपको आवश्यकता पड़े या बिक्री बढ़ाने की और बहुत सारी योजनाएं होती हैं जैसे डिस्काउंट देना या प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री देना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन पर भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है ना। या फिर जैसे घर पर आपको माल की निःशुल्क आप डिलीवरी करें, ठीक है ना। तो और या फिर आप अपना प्रोडक्ट देते हैं उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कि आपको बड़े पैमाने की वजह से आपको क्या होता है, पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यावसायिक वित्त का महत्व आधुनिक युग में जो व्यवसाय हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़रूरी है। जो व्यावसायिक वित्त है वो किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में हो गया है। अगला है व्यावसायिक वित्त के प्रकार, मतलब किस किस प्रकार का वित्त, किस किस प्रकार के फाइनेंसेस की आवश्यकता किसी भी व्यवसाय को पड़ती है। तो बेसिकली होता क्या है, हो सकता है कि अलग अलग व्यवसाय जब आपके हों तो उसमें आपको अलग अलग मात्रा में धन की आवश्यकता पड़े। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई छोटी दुकान है आपकी, तो आपकी क्योंकि दुकान छोटी है, दुकान का साइज कम है, तो उसमें कम माल आ पाएगा। तो कम माल आ पाएगा तो आपको पैसे की आवश्यकता कम होगी। वहीं अगर आपका मेगा स्टोर है, बड़ा स्टोर आपने खोल रखा है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसमें आपको ज़्यादा माल रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको पैसे की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग व्यवसायों के स्तर, इन सब में जो आवश्यक कोष है यानी कि पैसा है उसकी मात्रा और उसके प्रकार सामान्य रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तब उसके लिए आवश्यक धन की मात्रा भी अधिक होगी। जैसे अभी हमने बात करी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ बहुत बड़े वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। या जो विनिर्माण वाली व्यावसायिक इकाइयाँ हैं उनमें व्यापारिक इकाइयों जहाँ पे केवल खरीद फरोख्त होती है, खाली खरीदना होता है और बेचना होता है,
उनकी तुलना में वित्तीय आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होगी। जहां आपको माल बनाना होगा वहां पे आपको मशीनें चाहिए होंगी, वर्कर्स चाहिए होंगे, स्पेस जमीन चाहिए होगी जहाँ पे कि अपनी फैक्ट्री लगाएंगे आप। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपको पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होगी। और जहाँ केवल आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार का मतलब होता है क्रय और विक्रय, खाली खरीद और बेचना कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वहां पर आपको धन की आवश्यकता कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता नहीं है, केवल स्टोरेज आपके पास होना चाहिए जहाँ से कि आप माल रखें और फिर दूसरे को बेच दें। ठीक है ना? तो इसलिए जो विनिर्माण है उसमें व्यापारिक इकाइयों की अपेक्षा ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी। अब जब हम देखते हैं तो जो व्यावसायिक वित्त 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक अल्पकालीन वित्त। अल्पकालीन वित्त का मतलब होता है छोटी अवधि का, ठीक है ना, जो कि अधिकतर हम लोग जो दिन प्रतिदिन के अपने खर्चे हैं, डेली के जो खर्चे हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम अल्पकालीन वित्त का उपयोग करते हैं। अल्पकालीन जो वित्त है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, सोचिए जरा। कच्चे माल के खरीदने में आ सकता है, मजदूरी आपको देनी है, किराया देना है फैक्ट्री का या जो आपका ऑफिस है उसका, या बीमा है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, पानी का बिल है, इन सब का भुगतान करने के लिए आपको छोटे अवधि के पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आपको बहुत छोटी अवधि में इन चीज़ों को देना होता है, आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, हर महीने आपको आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है हर हफ्ते पड़े। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये अल्पकालीन वित्त है, वित्त में आता है। ठीक है? इसको यहाँ पर कई बार जो ये अल्पकालीन वित्त है इसको कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? या चक्रशील पूंजी भी इसको कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो वित्त होता है वो होता है मध्यकालीन वित्त। मध्यकालीन वित्त का मतलब है जो कि एक जिसकी की अवधि होती है, जैसे अल्पकालीन वित्त की बात हमने की थी, तो ये जो अल्पकालीन वित्त होता है ये अधिकतर 1 साल से कम का होता है। ठीक है ना? 1 साल से कम जो अवधि है उसके लिए जो आप पैसा आपको चाहिए वो कहलाता है अल्पकालीन वित्त। जो पैसा आपको 1 साल से 5 साल के बीच के लिए चाहिए अपने बिजनेस में, 1 से 5 साल के बीच आपको जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी वो मध्यकालीन में आएगा। ठीक है ना? मिड टर्म वाला जो फाइनेंसेस है उसमें आएगा। तो इसमें 1 से 5 साल का पीरियड होता है। मतलब आपको जो पैसे की आवश्यकता है वो 1 से तो अधिक है लेकिन 5 वर्ष से कम के लिए होती है। तो ये अधिकतर कहाँ उपयोग में लाया जाता है इस प्रकार का पैसा? आधुनिकीकरण में। आधुनिकीकरण का मतलब है जैसे आपकी फैक्ट्री की जो मशीनें हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, उनसे काम करना मतलब काम हो तो रहा है लेकिन माल की गुणवत्ता ठीक नहीं है और माल की उत्पादकता भी ठीक नहीं है, वो कम माल बना पा रहे हो आप। हर हफ्ते में या हर महीने में माल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो आप क्या करोगे? अपनी मशीनों को आधुनिक करोगे, नई तकनीकी का उपयोग करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। तो आधुनिकीकरण में आपको मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आपको नवीनीकरण करना हो, नई मशीनें लगानी हो। और इसके साथ साथ जैसे आपको बिक्री को बढ़ाने के कुछ स्पेशल प्रोग्राम करने हो लेकिन जिनकी अवधि 1 से 5 वर्ष की हो, तो वहां पर भी क्या है? वहां पर भी आपको मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? तो मध्यकालीन वित्त का उपयोग इन कामों में होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। और तीसरा जो प्रकार का वित्त है वो है दीर्घकालीन वित्त। दीर्घकालीन वित्त का मतलब होता है ऐसा वित्त जिसका की उपयोग 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए किया जाए। ठीक है ना? तो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक व्यवसाय को जिस धनराशि की आवश्यकता होगी, जिस धनराशि की जरूरत होगी, उसे दीर्घकालीन वित्त कहते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलेंगे। ठीक है ना? साधारणतः इस प्रकार के धन की आवश्यकता स्थायी संपत्ति, जैसे अब कभी आपको भूमि की परचेस करनी है, भूमि खरीदनी है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, ठीक है ना, भवन का निर्माण करना है, प्लांट लगाना है, मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, ये सबको खरीदने के लिए जो आप वित्त उपयोग में लाते हैं वो होता है दीर्घकालीन। तो इसको स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है ना? इसको आप स्थायी पूंजी भी कहते हैं। वो थी कार्यशील पूंजी, ये है स्थायी पूंजी। क्योंकि ऐसी आवश्यकता स्थायी प्रकृति की होती है। तो जो हम 5 साल से अधिक के लिए जो पैसा यूज करते हैं हम ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनकी की जरूरत हमको काफी लंबी अवधि के लिए है, जो कि स्थायी प्रवृत्ति की है, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, मशीनरी हो गई। ठीक है? तो अब हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो जो वित्त का प्रकार यहाँ इसमें लिखा हुआ है, अल्पकालीन वित्त क्या होता है? इसमें वापसी की अवधि होती है 1 वर्ष से कम की। मतलब अल्पकालीन जो वित्त आप लेते हैं उसकी आवश्यकता आपको 1 साल से कम के लिए होती है, और आप उसको उस जो लोन लेंगे या जो भी लेंगे उसको 1 साल से कम में आपको वापस करना होता है। इसका उद्देश्य होता है कच्चे माल का क्रय, मजदूरी, किराया या बीमा आदि का भुगतान। दूसरा है मध्यकालीन वित्त।
तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। और ये कहाँ कहाँ काम में लाया जाता है, आधुनिकीकरण हो, चाहे नवीनीकरण हो, या विज्ञापन पर भारी व्यय हो, तो ये सब इसके उपयोग हैं। मध्यकालीन उपयोग वित्त जो है उसके उपयोग इस प्रकार से आप करते हैं अपनी फैक्ट्री में। दीर्घकालीन वित्त में क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में होता है, ये 5 वर्ष से अधिक समय के लिए आपको आवश्यकता होती है इस प्रकार के पैसे की। इसमें आप भूमि का खरीद हो, चाहे भवन की खरीद हो, प्लांट आपको लेना हो, मशीनरी लगानी हो, इन सब का जो खरीद है, इन सब का जो क्रय है, वो इसके अंदर शामिल होता है। इसका उद्देश्य होता है दीर्घकालीन जो वित्त है उसका उद्देश्य निम्न जो ये हमने अभी बात की, इन सब का क्रय करना होता है, इन सबको खरीदना होता है। अगली बात आती है स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की अवधारणा की। अभी हमने बात करी जो लॉन्ग टर्म, जो लंबी अवधि का जो फाइनेंस था, ठीक है, दीर्घ अवधि का जो फाइनेंस था उसको हम स्थायी पूंजी भी कहते हैं, और जो छोटी अवधि का था उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इनकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो व्यवसाय की पूंजी का निवेश विभिन्न प्रकार की संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, ये बात की थी अभी, फर्नीचर, मशीनें, कच्चा माल, तैयार माल के स्टॉक, इन सब में किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हो, उसके हिसाब से ही उसको आप स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी में बांटते हो। तो इनमें से कुछ संपत्तियों का उपयोग आप लंबी अवधि के लिए करते हो, जैसे भूमि को खरीद रहे हैं आप, भवन खरीद रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, तो ये सब कहाँ होता है, ये सब आपको लंबी अवधि में काम आता है, और ये स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं, स्थायी प्रकृति की ये चीजें होती हैं। तो स्थायी पूंजी जो होती है उसका अभिप्राय, उसका मतलब व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस मूल्य से है जो टिकाऊ एवं स्थायी प्रकृति की है, ठीक है ना। तो स्थायी पूंजी क्या होती है, स्थायी पूंजी आप अपनी फैक्ट्री में या अपनी जगह पर उन चीजों, उन संपत्तियों को आप जोड़ लीजिए, जैसे आप अपने जमीन का पैसा जोड़ लीजिए, जो आपकी फैक्ट्री का जो भवन है उसका पैसा जोड़ लीजिए, जो आपकी मशीनें लगी हुई हैं उनका जोड़ लीजिए। तो जब इन सबको जोड़ेंगे, ऐसी चीजों को जो कि टिकाऊ और स्थायी प्रकृति की हैं और जिनको कि आप लंबे समय तक प्रयोग करने वाले हैं, तो वो सारी जो पूंजी कहलाएगी जोड़ के, वो कहलाएगी स्थायी पूंजी, ठीक है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी का अभिप्राय होता है उन संपत्तियों से जो या तो रोकड़ के रूप में है, मतलब कैश में है आपके पास, ठीक है, रोकड़ बोलते हैं कैश को, मुद्रा को, या तो कैश में है या फिर सरलता से रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती हैं, या फिर उनको आप आसानी से कैश में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे रोकड़ से आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कितना कैश बैलेंस है, आपके जो फैक्ट्री के अकाउंट है उसमें कितना पैसा बचा हुआ है, हो सकता है आपकी जो है जो कुछ लॉकर हो उसके अंदर कुछ पैसा रखा हो, वो कार्यशील पूंजी होगा। बैंक में आपका जो बैलेंस है, बैंक में जो बैंक बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, कार्यशील पूंजी होगा। आपके जो देनदार हैं जिन्होंने आपके पैसे देने हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि आपसे हो सकता है माल खरीदा हो, वो लोग आपके देनदार हुए, तो वो भी क्या किस में आते हैं, कार्यशील पूंजी में आते हैं। प्राप्य बिल, ऐसे बिल जिनकी की भुगतान आपको लेनी है किसी से, वो प्राप्य बिल कहलाते हैं, ठीक है ना, उसको रिसीवेबल्स बोलते हैं। वो भी आपके किस में आएंगे, आपके रिसीवेबल्स भी आपके वर्कशील जो कार्यशील पूंजी में आएंगे, यानी कि वर्किंग कैपिटल में आएंगे। और स्टॉक जो आपके पास माल रखा हुआ है वो भी क्या है, उसको भी आप सरलता से कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, कार्यशील पूंजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं कार्यशील पूंजी। तो ये हमने जाना कि स्थायी पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी क्या है, ठीक है ना। तो जो ये कार्यशील पूंजी है इसको चल संपत्ति भी कहा जाता है। जैसे जो स्थायी पूंजी होती है, ठीक है ना, वो स्थायी संपत्ति होती है, ठीक है ना, अचल संपत्ति इसको कहेंगे क्योंकि वो चल नहीं सकती, ठीक है ना। ये जो है ये चल संपत्ति कहलाती है, ठीक है ना। ये वाली जो कार्यशील पूंजी है वो चल संपत्ति भी कहलाती है। और कार्यशील जो पूंजी है उसकी आवश्यकता व्यवसाय के संचालन के लिए दिन प्रतिदिन के व्ययों के लिए होती है। जो डेली के जो खर्चे हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे वित्त के स्रोतों की। किस किस प्रकार से आप या कोई भी, आपसे जब मैं आपकी बात करता हूं तो आपका मतलब है व्यवसायिक संगठन। मैं मान रहा हूं कि आप एक व्यवसायिक संगठन चला रहे हैं, तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़िए कि आप किसी फैक्ट्री के, किसी व्यवसायिक संगठन के एक भाग हैं, ठीक है ना। तब आपको थोड़ा सा रोचक लगेगा ये टॉपिक। और इस हिसाब से तो आपके पास क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है ना, किस किस जगह से किस किस जगह से आपको पैसा मिल सकता है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वित्त के स्रोत के अंदर। तो मुख्य रूप से वित्त के स्रोतों की दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं,
ठीक है ना, जिनके द्वारा व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? एक तो होते हैं आंतरिक स्रोत। आंतरिक का मतलब होता है अंदरूनी, जब आप पैसे का इंतजाम अपने ही जो व्यवसाय है उसके अंदर से ही कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे आंतरिक स्रोत। और जब आपको बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी बैंक से लोन लेना हो या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेना हो या बाहर लोगों से इक्विटी के रूप में पैसा जुटाना हो, तो वो सब क्या हो गए? बाह्य स्रोत हो गए। ठीक है ना, तो ये तो हो गए इंटरनल सोर्सेज, ये हो गए एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है ना, तो जहां पर भी ये आंतरिक और बाह्य वाली बात आती है वहां पर आप खुद ही समझ लीजिए। आंतरिक का मतलब होता है अंदरूनी, मतलब संगठन के अंदर से ही पैसे का इंतजाम करना है, तो वो हुए आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत वो हुए जबकि आपको बाहर से करना है। ठीक है, तो जब व्यवसायी अपना धन, जिसे स्वामी की पूंजी कहते हैं, ठीक है ना, अपना धन जब हो सकता है शुरू में भी लगाना पड़ता है व्यवसायी को, और बाद में भी जो वो पैसा प्रॉफिट के रूप में उसको मिलता है, लाभ के रूप में मिलता है, उसमें से कुछ पोर्शन वो वापस बिजनेस में लगा देता है। तो जब व्यवसायी अपना पैसा व्यवसाय में निवेश करता है, पैसा लगाता है, और व्यवसाय में अर्जित लाभों का एक भाग जो उसको फायदा हो रहा है उसमें से एक जो परसेंट है, कुछ परसेंट जैसे 10%, 5%, वो व्यवसाय में ही रखता है, व्यवसाय में डालता जाता है, तब ये मिलकर वित्त के आंतरिक स्रोत होते हैं। मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं आंतरिक स्रोत। एक बार तो जो व्यवसायी है उसने शुरू में या बाद में कभी भी अपना पैसा जो उसके पास रखा है, उसकी निजी संपत्ति जो है उसमें से कुछ पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया, एक तरह से तो इस तरीके आ सकता है आंतरिक स्रोत। या फिर जो बिजनेस से व्यवसायी को पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, जो लाभ व्यवसायी प्राप्त कर रहा है, उस लाभ का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा वो वापस बिजनेस में लगा दे। ठीक है ना, या फिर बिजनेस से निकाले ही ना, बिजनेस में ही रखे, तो वो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? वित्त के आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है ना, इंटरनल सोर्सेस कहलाते हैं। प्रत्येक व्यवसायिक संगठन का ये प्रमुख अंग है। ठीक है ना, एक बहुत मेन हिस्सा है जिसके की माध्यम से जो व्यवसाय है उसमें पैसे का आगम होता है, पैसा का इंतजाम होता है किसी भी व्यवसाय के लिए। ठीक है ना, आंतरिक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आंतरिक स्रोत हैं, जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी सीमा तो ये है कि वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि जब आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके पास भी पैसा नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि पूरा पैसा अपना वो बिजनेस में लगा दें। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो व्यवसायिक घराने होते हैं वो वित्त के बाह्य स्रोत का आश्रय लेते हैं, उनको बाहर से भी पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। तो व्यवसायी जिन विभिन्न बाह्य स्रोतों से वित्त प्राप्त कर सकता है, जहां जहां से पैसा ले सकता है, उनमें दोस्त या उसके रिलेटिव्स, बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थाएं, ठीक है ना, जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं जहां से पैसा मिलता है बैंकों के अलावा भी, या साहूकार हैं, ठीक है ना, या पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कि आप शेयर जारी करते हैं, विनिर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको हो सकता है कुछ जो सामान है, वो जो विनिर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, कुछ आपको सामान ऐसा दे दे कि वो कुछ समय बाद आपसे उसके पैसा ले, आपको मतलब कुछ दिनों की मोहलत दे दे, आपको पैसा चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दे दे, तो वो भी अपने आप में एक वित्त की तरह ही है, क्योंकि आप एक तरह से सोच सकते हैं कि उसने अपना पैसा आपको दे दिया है। ठीक है, उत्पादक हो, ठीक है ना, या ग्राहक हो, या विदेशी वित्तीय संस्थाएं हो, एजेंसियां हो, ये सारी सम्मिलित होती हैं व्यवसाय के बाह्य स्रोतों में। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जिनसे कि आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, आपको मतलब व्यवसायी को पैसा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो व्यवसायिक संगठन के प्रकार एवं उसकी प्रकृति पर भी धन एकत्र करने का अवसर निर्भर करता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो व्यवसायिक संगठन है वो किस प्रकार का है, एकल स्वामित्व वाला है, भागीदारी वाला है, या कंपनी वाला है। ठीक है ना, और किस प्रकार का नेचर है, छोटे लेवल का प्रोग्राम है आपका बिजनेस की, बड़े लेवल का है। ठीक है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। जैसे व्यवसायिक संगठन का जो एकल स्वामित्व वाला स्वरूप है, जहाँ पे कि एक ही आदमी मालिक होता है, ठीक है ना, उसके जो वित्तीय स्रोत हैं, जहां जहां से वो पैसा इकट्ठा कर सकता है, वो बहुत ही सीमित होते हैं।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो इतना प्रॉफिट उसको हो रहा होता है, ना ही उसके पास कुछ गारंटी देने के लिए होता है। सिर्फ जो एक आदमी के पास जितना है, सिर्फ उतना ही वो बाहर से ले सकता है। ठीक है ना? एक क्योंकि जो बाहर वाली एजेंसियां हैं वो भी आपको बिना किसी गारंटी के तो देंगी नहीं पैसा, वो भी कुछ गारंटी लेंगी। तो अब गारंटी रखने के लिए एक एकल स्वामित्व वाले आदमी के पास बहुत ज्यादा होता नहीं है। ठीक है? तो उसके पास कौन कौन से साधन होते हैं? स्वयं की बचत, या तो अपनी बचत वो उपयोग में लाए, या फिर दोस्तों और संबंधियों से ले, या साहूकार से ले, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्याज पर देते हैं, या वाणिज्यिक कंपनियां हैं, जो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पैसा दे सकती हैं, या कुछ वित्तीय कंपनियां हैं, या विनिर्माता हैं, आपूर्तिकर्ता हैं जो माल सप्लाई करते हैं, वो कुछ ज्यादा दिन के लिए आपको क्रेडिट दे दें, मतलब कुछ दिनों बाद आप उसका पैसा चुकाएं, या फिर संचित लाभ, जो आपने लाभ कमाया है उसके कुछ हिस्से से आप अपना जो वित्त है, अपने जो फैक्ट्री है या बिजनेस है उसमें पैसा लगा दें। ठीक है? तो इनमें से अधिकतर जो निजी जो एकल स्वामित्व वाली जो एजेंसियां होती हैं वो अधिकतर स्वयं की बचत पर निर्भर करती हैं। ठीक है ना? ऐसे ही जो साझेदारी फर्म है, जो दूसरा स्वरूप है एक बिजनेस का, व्यवसायिक संगठन का, वो भी अधिकतर जो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शंस एक साझेदारी फर्म के सामने भी होते हैं। ठीक है ना? तो अधिकतर जो एकल स्वामित्व है या साझेदारी है उसके लिए अगर बहुत लंबे समय के लिए आपको पैसा चाहिए, दीर्घकालीन पूंजी चाहिए जो 5 साल से ज्यादा समय के लिए चाहिए होती है, तो उसमें सामान्य रूप से स्वामियों द्वारा अपनी बचतों और व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों, जो संचित लाभ हैं, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? इनका ही विनियोग किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन हाँ भाई, जो जो छोटी अवधि के जो पैसा आपको चाहिए उसके लिए आप बाकियों से भी ले सकते हैं, बाकी लोग भी आपको दे सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको बाहर से पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। किस केस में? जब आप साझेदारी फर्म हो या फिर एक एकल स्वामित्व वाले हो। ठीक है ना? कंपनियों की बात करें अगर हम, जो अगला स्वरूप है व्यवसायिक संगठन का, तो कंपनियों की दशा में सामान्यतः जो वित्त के स्रोत हैं वो ये होते हैं: पूंजी बाजार, वो ओपन मार्केट में चले जाएं, वहां से अपना शेयर बेचें और इक्विटी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करें, जो हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही वित्तीय संस्थाएं हैं, सार्वजनिक जमा है, वाणिज्यिक बैंक है, संचित लाभ हैं, जो उनके लाभ कलेक्ट हो रहे हैं, उनके पास जो इकट्ठा हो रहे हैं पैसा लाभ के रूप में, उसका उपयोग में ला सकते हैं। पट्टेदारी कंपनियां हैं, इनको लीजिंग कंपनियां बोलते हैं, वहां से ले सकते हैं, या विनियोग न्यास है, यहाँ ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो अब ये जो चीजें हैं इनको हम अगले जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्पकालीन वित्त, मतलब छोटी अवधि का जो पैसा है उसको एकत्र करने की विधियां। तो उसको एकत्र करने की विधियों को मैं अभी आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली विधि है व्यापारिक साख, जिसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। इसमें जिस व्यक्ति के साथ आप व्यापार कर रहे हो, जिस संगठन के साथ व्यवसाय कर रहे हो, वो आपको कुछ या तो टाइम ज्यादा दे देगा या इसी प्रकार से कुछ ना कुछ क्रेडिट आपको देगा। ठीक है ना? अगला है बैंक साख, जो कि बैंक क्रेडिट कहलाता है। इसमें बहुत सारे, इसके भी 4-5 माध्यम होते हैं। ठीक है ना? ऐसे लोन है, या कैश क्रेडिट है, या फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। अगला है आड़ती कार्य, यानी कि फैक्टरिंग। इसके बाद है ग्राहकों से अग्रिम, आप कस्टमर से भी एडवांसेस ले सकते हैं। अगला है किस्त उधार। ठीक है ना? या फिर अगला है, इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे वो होगा असंगठित क्षेत्रों से ऋण लेना, मतलब लोन लेना है किनसे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ठीक है ना? बैंक आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसे बहुत सारे और भी हैं जैसे साहूकार वगैरह, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वहां से भी आप लोन ले सकते हैं, या फिर अंतर निगम जमा के माध्यम से भी आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं छोटी अवधि के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है? तो अब हम जो इसके आगे का पढ़ेंगे, जो आगे जो चीजें हम देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको इस पाठ से संबंधित या कुछ भी और अन्य कोई जिज्ञासा होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप हमारे से इन नंबरों पर या इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। अंत में आप लोगों से फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।